इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा आज से फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, आज ग्रुप ए में जीके सब्जेक्ट में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। आज के पेपर में पूछे गए 75 के प्रश्नों की आंसर की इस वीडियो में बात करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर अधीनस्थ बोर्ड हो या आरपीएससी आयोग हो, चाहे आयोग हो या बोर्ड हो, उनके द्वारा जो भी एग्जाम आयोजित किया जाता है, फिर चाहे वो छोटे से छोटी भर्ती हो या बड़ी से बड़ी भर्ती, यानी कि चाहे वो एग्जाम जिसमें चाहे 20 कैंडिडेट ही क्यों बैठे हो और चाहे वो एग्जाम जिसमें 25 लाख तक कैंडिडेट बैठे हैं, सभी पेपर के एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर बताए जाते हैं, ताकि आगामी एग्जाम चाहे आपका कोई भी हो, सेकंड ग्रेड एग्जाम हो, फोर्थ ग्रेड हो, पटवारी हो, वीडियो हो, सभी एग्जाम के लिए जिन भी कैंडिडेट को पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने हैं, तो वो सभी कैंडिडेट से यही आग्रह मैं करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की जैसे जैसे एग्जाम आयोजित किए जाते हैं, वैसे वैसे उनके पेपर एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाए जाते हैं, और उनकी पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जल्दी से जाके ज्वाइन कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के पेपर में पूछे गए 75 क्वेश्चन के आंसर बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और आगे भी ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के जीके पेपर जैसे आयोजित किए जाएंगे, आपको इस यूट्यूब चैनल पर एनालिसिस बताया जाएगा, और भी एग्जाम जैसे जैसे आयोजित होंगे आपको इस यूट्यूब चैनल पर पेपर एनालिसिस करवाए जाएंगे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। आज के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया है। इसमें आपके पास ऑप्शन है पालनपुर, डूंगरपुर, सिरोही और विजयनगर। तो इनमें से देखा जाए तो आपका पालनपुर, सिरोही और विजयनगर, डूंगरपुर के अलावा इन तीनों एजेंसियों को गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रखा दिया गया था, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ए, सी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1857 के विद्रोहियों द्वारा किस पॉलिटिकल एजेंट का कटा सिर आउवा के किले पर लटका दिया गया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोहियों द्वारा कैप्टन मॉक मैसन पॉलिटिकल एजेंट है, इनका कटा सिर है वो आउवा के किले पर लटका दिया गया था, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रसाद, सबसे नीचे भाग को जलाशय और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कुंभलगढ़ का किला है उसमें सबसे ऊंचे भाग को राजप्रसाद के लिए, सबसे नीचे भाग को जलाशय के लिए, और जो समतल भाग है उसे खेती के लिए सुरक्षित रखा गया। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक है लाला लाजपत राय, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रणकपुर के मंदिर में की गई विशिष्ट तक्षण कला की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, वो आपको सही उत्तर करके सेलेक्ट करना है। तो इसमें आपका पहला दे रखा है, नारी की दुर्बल आकृतियों को यहाँ प्राथमिकता से उकेरा गया, ये इसकी विशेषता नहीं है। इसके बाद दे रखा है, नारी प्रतिमाओं में सूक्ष्म तक्षण से विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन है, ये है। बेहतरीन पुष्प आकृतियाँ जो गुजराती कला और परंपरा की पहचान है, ये भी सही है। यहाँ की प्रतिमाओं में अस्त्र और शस्त्रों का अंकन नहीं है, ये भी सही है। बी, सी, डी सही है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। एक क्वेश्चन का आंसर आपसे भी नीचे कमेंट बॉक्स में पूछा जाएगा, इसलिए आप वेट कीजिए आपसे वो कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करोगे हमें तभी उतना ही अधिक मोटिवेट मिलेगा, और फिर हम आपके लिए ऐसे ही पेपर एनालिसिस लेके आते रहेंगे, अधीनस्थ बोर्ड की एग्जाम हो चाहे आरपीएससी की एग्जाम हो। बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मानसिंह ने अपना प्रथम अभियान बिहार के किस शासक के विरुद्ध किया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मानसिंह ने जो अपना प्रथम अभियान बिहार के शासक हाजीपुर के राजा गणपत के विरुद्ध किया था, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद गिरी और उनके भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो इनमें से आपके जो कथन दे रखे हैं उनमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। सबसे पहला दे रखा है, 1921-22 में पंचमहल जिले में गोविंद गिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, ये सही है। अहमदाबाद केंद्रीय कारागृह से छूटने के बाद अपनी मृत्यु तक गोविंद गिरी पंचमहल के बारसोद में निर्वासन में रहे, ये कथन गलत है। गोविंद गिरी के प्रभाव से बांसवाड़ा के भगत भीलों ने स्वयं को हिंदू धर्म के ढांचे में संगठित कर लिया, ये भी सही है। 1927 से 1931 के मध्य बांसवाड़ा के दीवान एन भट्टाचार्य ने भगत आंदोलन को दबाया, ये गलत है।
यानी कि बी और डी कथन गलत है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कौन से कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इसमें जो आपका द नादर्स ऑफ तमिलनाडु है, ये डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखा गया। ये किसके द्वारा लिखा गया? ये आपके रॉबर्ट एल द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा ग्रंथ लिखा गया? रॉबर्ट एल द्वारा लिखा गया। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, जो कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको इस वीडियो में 75 के 75 क्वेश्चन के आंसर बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। गुप्त वास्तुकला के संदर्भ में गलत कथन को चयन करना है। तो इसमें आपका कौन सा कथन गलत है? एरन के विष्णु मंदिर की छत सपाट है, ये तो कथन सही है। देवगढ़ में दशावतार मंदिर ऊंचे सीकर के साथ अलंकृत गुप्त शैली की वास्तुकला को दर्शाता है, ये भी सही है। भूमरा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, ये गलत है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर चैत्य शैली पर बना है, ये सही है। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, जो कि गुप्त वास्तुकला के संदर्भ में गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल के दौरान अजमेर के गोविंद राज ने स्वयं को रणथंभौर में स्थापित किया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत के बलबन सुल्तान बलबन के काल के दौरान अजमेर के गोविंद राज ने स्वयं को रणथंभौर में स्थापित किया है। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्याधिकारियों को कहा जाता है? तो प्रतिहारों के अभिलेख में जो राज्य अधिकारी होते हैं उन्हें राजपुरुष कहा जाता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी की हर भर्ती के पेपर एनालिसिस करवाया जाता है। फिर चाहे किसी भी पेपर में 90 स्टूडेंट ही क्यों ना बैठे हो, या किसी भी पेपर में 25 लाख भी स्टूडेंट क्यों ना बैठे हो, छोटी से छोटे एग्जाम की भर्ती हो या बड़ी से बड़ी एग्जाम की भर्ती हो, आपको इस यूट्यूब चैनल पर उनका पेपर एनालिसिस करवाया जाता है, जिससे कि स्टूडेंट को जीके के पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल सके। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है? तो जो लोक देवता पाबू जी हैं इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो जो बरौर पुरातात्विक स्थल है ये आपके आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के विषय में निम्न तथ्यों में से कौन सा असत्य है? पहला है कि पराजित अंग्रेजों ने आत्मरक्षार्थ के लिए बेगम हजरत महल के राजमहल में शरण ली, यह कथन असत्य है। लखनऊ में इसकी शुरुआत 30 मई 1857 को हुई, ये सही है। अगस्त 1857 के प्रारंभ में ब्रिटिश कद्र को लखनऊ का वली घोषित किया गया था, यह भी सही है। 30 जून 1857 को चिनट के युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए थे, यह भी सही है। तो ए कथन है वो आपका असत्य है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में से कौन से ग्राम एकलिंग जी के मंदिर की पूजा और व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा कुंभा ने नागदा, कालोडा, मालाखेड़ा और भीमाना गांव है, ये ग्राम एकलिंग जी के मंदिर की पूजा और व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित कोड में आपके सामने लिखा हुआ है जर्मिनेशन को IMGRENOAIT तथा एस्टेब्लिश को ये लिखा जाता है, तो मैथमेटिक्स को समान कोड भाषा में लिखा जाएगा, तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि मैथमेटिक्स को लिखा जाएगा EHMTAMSCAIT, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आपको आंसर बताने जा रहा हूँ 75 के 75 क्वेश्चनों की। यदि अल्फा बीटा बहुपद fx इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस k के शून्य को संबंध अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 21/4 माइनस अल्फा बीटा को संतुष्ट करता है, तो k का मान क्या होगा? इसमें आपका k का मान 2 हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC 3 वितरण इस प्रकार है कि a की वैल्यू दे रखी है 2 3 7 1 3 2 3, b की वैल्यू 7 5 9 12 5 3 8, c की वैल्यू 4 4 11 7 2 3 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका a का माध्य, माध्यिका और बहुलक है ये बराबर है, b कथन है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक 2 तथा -3 हो तो a और b की वैल्यू क्या होगी? तो a और b की वैल्यू, a की वैल्यू 0 हो जाएगी, b की वैल्यू -6 हो जाएगी, b आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़े 6 7 x - 2 x 18 20 को आरोही क्रम में लिखा गया है, यदि इन आंकड़ों की माध्यिका 16 है तो x बराबर होगा, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 17, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
यदि घन के एक फलक का क्षेत्रफल उसी फलक के परिमाप का 1.5 गुना है तो घन का आयतन कितना होगा? तो घन का आयतन हो जाएगा 216 इकाई, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू 7 प्लस रूट 40 हो तो 1/2 रूट एक्स माइनस 3/√x का निरपेक्ष मान क्या होगा? तो 1/2 रूट एक्स माइनस 3/√x का जो निरपेक्ष मान है वो हो जाएगा √2, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सफ़ेद रंग के घन के सभी सतहों को लाल रंग दिया जाता है। अब इसे समान आकार के 125 छोटे घनों में काटा जाता है। कितने घनों को 2 सतहें लाल रंग की हैं? तो इसमें आपका 36 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस धातु के बेलन का आधार व्यास 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर समान आकार के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं। तो प्रत्येक गोले का व्यास कितना होगा? प्रत्येक गोले का जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर होगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवतीय शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो इसकी त्रिज्या है वो आपके 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसमें आपका जो सभी शब्द शुद्ध है वो अंतरात्मा और अंतर्यामी है। इसमें आपके सभी शब्द शुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर ह के ऊपर र की मात्रा है जबकि वो न के ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पर त्योयार तो सही है लेकिन त्रिकुटी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि त्रिकुटी का शुद्ध शब्द है वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर केवलिया में क के ऊपर 2 मात्रा होनी चाहिए थी, इस वजह से अंतरात्मा और अंतर्यामी ये आपके सही लिखा हुआ है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया हिंदी में कि निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद कौन सा है, यानी कि कौन सा संधि का संधि विच्छेद है वो गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो सडानन में सट प्लस आनन है ये गलत है, क्योंकि ट के नीचे यहाँ हलंत नहीं है, इस वजह से ये गलत हो गया है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो संकीर्ण का विलोम शब्द विस्तृण होता है, ये एकदम विस्तृण है, ये एकदम सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अन्य प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो अब रमणीय, दर्शनीय, माननीय इनमें तो अन्य प्रत्यय हैं, लेकिन जो पाणिनीय है इसमें अन्य प्रत्यय नहीं है, इसमें आपका ईय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ईय प्रत्यय है। इस वजह से इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के हिंदी अर्थ की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका जो पहला दे रखा है कॉन्स्टिट्यूएंट, इसका जो संगठन दे रखा है ये आपका गलत हो जाएगा, जो कि असंगत है। बाकी आपके जो 3 दे रखे हैं वो तीनों ही सही है। कॉन्स्टेंसी यानी संगति, कॉन्फिगरेशन अधिग्रहण और कंजर्वेशन यानी संरक्षण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में पूछा गया है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है प्रीपोजिशन का पूछा गया है, कौन सा सही होगा? तो क्वेश्चन है आपके सामने, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ प्लांट ट्रीज खालिस्तान द साइड खालिस्तान ऑल हाईवे। तो इसमें आपका अलॉन्ग और ऑफ आ जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एंटोनिम पूछा गया है, यानी कि उसका उल्टा क्या होगा, ऑप्टस का उल्टा क्या होगा? तो इसमें आपका इंटेलिजेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फ्रेजेस दे रखी है, इसका ट्रांसलेशन करेक्ट क्या होगा? आपको दे रखा है एब्जॉल्व फ्रॉम लाइबिलिटी। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? एब्जॉल्व फ्रॉम लाइबिलिटी, इसका हिंदी अर्थ हुआ है दायित्व से मुक्ति, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सेलेक्ट ए सूटेबल डिटरमाइनर टू फिल इन द ब्लैंक। आपको पूछा गया आई हैव रिटन टू खालिस्तान कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द पोस्ट। तो इसमें जो आपका खालिस्तान में आ जाएगा ऑल, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस फ्रॉम द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी कि ब्रैकेट दे रखा है उसमें कौन सी फॉर्म सही होगी। जैसे कि पहले ब्रैकेट में टर्न दे रखा है, दूसरे में गो दे रखा है। क्वेश्चन है वेरी अनविलिंगली ही डाउन द साउंड ऑफ द टीवी एंड टू आंसर द डोरबेल। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा टर्निंग और वेंट, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान बजट 2025-26 के अंतर्गत राज्य को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में और आगे ले जाने के लिए निजी क्षेत्र के माध्यम से वर्ष 2025-26 में कितना ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 गीगावाट, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा राजस्थान के किस संस्थान के किस संकाय सदस्य को न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों में न्यूरॉन प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को समझने में उत्कृष्ट शोध योगदान के लिए INSA एसोसिएट फेलोशिप, जिसे शॉर्ट में कहते हैं IAF का पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के प्रोफेसर अमित मिश्रा को यह अवार्ड दिया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आजू गूजा के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले दे रखा है आजू गूजा चिल्ड्रन फेस्टिवल 22 से 23 फरवरी 2025 को राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया है। दूसरा है आजू गूजा चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी द्वारा किया गया। तो इसमें जो पहला दे रखा है हाँ कि इसका आयोजन 22 से 23 फरवरी में किया गया, बीकानेर जिले में किया गया, ये बात सही है। लेकिन जिसको इसका जो आयोजन है वो वहाँ की जिला प्रशासन द्वारा किया गया, इसका मतलब जो पहला है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मार्च 2025 में किसे कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है? मार्क कार्नी, बिल ब्लेयर, टेरी डुगुइड, डोमिनिक लेब्लांक। तो मार्च 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में जो शपथ दिलाई गई है वो आपके हो जाएंगे मार्क कार्नी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया करंट अफेयर का, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। पहला है कि ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स का तीसरा संस्करण 20 से 27 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये कथन गलत है क्योंकि तीसरा संस्करण नहीं था, इस बार जो संस्करण था वो आपका दूसरा संस्करण था। दूसरा कथन है कि स्नो लेपर्ड खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आधिकारिक शुभंकर है, ये भी गलत है क्योंकि इसका शुभंकर है वो उज्ज्वला है, उज्ज्वला इसका शुभंकर है, यानी कि पहला कथन गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरे इसमें पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग और पैरा टेबल टेनिस की स्पर्धा, यानी कि इसमें हाँ 6 स्पर्धाएं थी जो कि यहाँ दे रखी है, ये 6 की 6 स्पर्धा थी। तीसरा कथन सही है, तो कथन सही कौन सा नहीं है? पहला और दूसरा सही नहीं है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 5 मार्च 2025 को अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 के उत्पादन की पहली खेप इसरो को सौंपी गई है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। कथन फर्स्ट दे रखा है कि इन माइक्रो प्रोसेसरों को SCL चंडीगढ़ के सहयोग से इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। कथन सेकंड है विक्रम 3201 प्रथम पूर्णतः मेक इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। कथन सी है कल्पना 3201 एक 32 बिट स्पार्क V8 RISC माइक्रो प्रोसेसर है। ए बी सी तीनों कथन सत्य है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह अधीनस्थ बोर्ड की हो या RPSC की कोई भी भर्ती हो, चाहे वो छोटी से छोटी भर्ती हो या बड़ी से बड़ी भर्ती हो, उनमें पूछे गए प्रश्नों के पेपर का एनालिसिस करवाया जाता है, जिससे कि आगामी एग्जाम चाहे आपका कोई भी हो, 4th ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, वीडियो हो, पटवाई, उनके लिए आपको जो PYQ के क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो आपको इस यूट्यूब चैनल के PYQ के क्वेश्चन करवाए जाते हैं, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और आगे भी फर्स्ट ग्रेड के ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के जो कॉमन पेपर आयोजित किए जाएंगे जीके का, उनका भी एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। और पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है करंट अफेयर का पूछा गया क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में आयुष मंत्रालय ने राजस्थान के प्रसिद्ध नाड़ीवेद और लेखक समीर गोविंद जमदग्नि को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया गया। अब ये कथन आधा सही है आधा गलत है। आधा सही इसलिए है कि समीर गोविंद को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार दिया गया, ये बात तो सही है, लेकिन समीर गोविंद है ये नाड़ीवेद और लेखक नहीं थे, ये आपके आयुर्वेद विश्व आयुर्वेद के संस्थापक थे। जो नाड़ीवेद और लेखक थे उन्हें भी दिया गया है राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार, लेकिन उनका नाम ताराचंद था। क्या था? ताराचंद था। इस वजह से जो पहला कथन है ये आपका गलत हो गया। दूसरा है उन्हें एक प्रशस्ति पत्र, भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा वाली एक ट्रॉफी और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ये बात सही है, भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा भी दी जाती है, लेकिन 10 लाख रुपए की राशि नहीं दी जाती है। जो राशि दी जाती है वो 5 लाख रुपए की दी जाती है। इसका मतलब दोनों कथन गलत है। जब दोनों कथन गलत है तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जितना हो सके उतना वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता देते हुए सरकार ने विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की है। दूसरा है सरकार भारत लघु रिएक्टर्स विकसित करके सक्रिय रूप से अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र का विकास कर रही है। BSR 440 मेगावाट के दबाव वाली भारी जल रिएक्टर हैं, जिनका एक प्रमाणित सुरक्षा और प्रदर्शन रिकॉर्ड है। तो इसमें केवल कथन ए ही सही है, बी कथन है वो गलत है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान विधानसभा में वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने किस जिले में संत सदाराम जी महाराज का पैनोरमा बनवाने की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर जिले में सदाराम जी महाराज का पैनोरमा बनाने की घोषणा की गई थी, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं।
एक व्यक्ति लिफ्ट के फर्श पर खड़ा होकर एक सिक्का गिराता है। सिक्का लिफ्ट के फर्श पर समय t1 में पहुंचता है। जब लिफ्ट स्थिर होती है और समय t2 में जब ये एक समान चाल से चल रही है तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा t1 इक्वल टू t2, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौर कोशिका में उपस्थित पदार्थ जो इन्हें गैसों और पानी के लिए अभेद बनाता है उसे हम कहते हैं सुबेरिन, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किसका उदाहरण है? तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण पर अचर परिणाम का एक बल लगाया जाता है जो कण के वेग के हमेशा लंबवत होता है। कण की गति एक तल में है, इस गति में कौन सी राशि अचर होगी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल गतिज ऊर्जा है, ये राशि आपके अचर होगी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हार्मोन एड्रीनलिन स्त्रावित होता है जब एड्रीनलिन हार्मोन स्त्रावित होता है तब पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर है वो कम हो जाता है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी से आपसे क्वेश्चन है वो पूछा गया है। एक साइड अनुच्छेद दे रखे हैं और दूसरे साइड विषय वस्तु दे रखी है, आपको सम्मिलित करके वो करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें सबसे पहले आपका जो दे रखा है अनुच्छेद 326, तो अनुच्छेद 326 की बात करूं तो इसमें उल्लेख किया गया है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वैश्विक मताधिकार के आधार पर होना है, अनुच्छेद 326। इसके बाद आपका दे रखा है अनुच्छेद 327। अनुच्छेद 327 में उल्लेख किया गया है कि विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति, अनुच्छेद 327 में इसका उल्लेख किया गया है। फिर दे रखा है आपका अनुच्छेद 328। अनुच्छेद 328 में किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति का उल्लेख किया गया है। और उसके बाद है अनुच्छेद 329 जिसमें उल्लेख किया गया है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय मंत्री परिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है, कोई व्यक्ति जो संसद के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य न हो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, परंतु यदि वो मंत्री नियुक्त होने के बाद नियुक्ति की तारीख से निरंतर 6 मास की अवधि के भीतर दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य न बन सके तो वो मंत्री नहीं रहता है, ये कथन सही है। दूसरा है, तथापि संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद उसे फिर से मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। मंत्री को दोनों सदनों में उपस्थित रहने और उनकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु वो सदन में मत नहीं दे सकता जिसका वो सदस्य नहीं है। दोनों कथन सही है। जब दोनों कथन सही है तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अपने पद पर नहीं बना रह सकता है? किस परिस्थिति में, वो आपको परिस्थिति बतानी है। तो सबसे पहले दे रखा है, यदि वो लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता, ये सही है। यदि लोकसभा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्य के बहुमत से सदस्य को हटाने का प्रस्ताव पारित करती है, ये गलत है। यदि सत्तारूढ़ दल सदन में अपना बहुमत देता है, ये सही है। बहुमत खो देता है, ये सही है। यदि राष्ट्रपति अध्यक्ष को बर्खास्त कर देता है, ये भी सही है। इसका मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपने पद पर नहीं बना रह सकता है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में। तो यहाँ पर पूछा गया है किस परिस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अपने पद पर नहीं बना रह सकता है। सॉरी, इसमें आपका सिर्फ यही सही होगा, यदि वो लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर, केवल ए, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही संस्थगित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 361(2), यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में ही सुनाएगा अन्यथा नहीं? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 145(4) में उल्लेख किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रत्येक निर्णय वो खुले न्यायालय में ही सुनाएगा अन्यथा नहीं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी और सहायक नदी आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले माई नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी हो जाएगी अनास नदी। काली सिंध की बात करें तो इसकी हो जाएगी निवाज नदी। पार्वती की बात करें तो इसकी हो जाएगी अहेली नदी। और बेड़ज की हो जाएगी गंभीरी नदी, यानी कि तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जियोग्राफी से आपसे पूछा गया है,
राजस्थान में रबी फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जिलों का सही अवरोही क्रम बताना है, यानी कि जिलों का सही घटता हुआ क्रम बताना है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़, फिर गंगानगर, फिर चित्तौड़गढ़ और फिर बूंदी। जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। अरावली श्रृंखला में आपको चोटियों को उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि पहले आपको बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले जिसकी सबसे कम है उसकी। अब इसमें आपको ऊंचाई पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ धोनिया डूंगर दे रखी है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है 1183 मीटर। ऋषिकेश की कितनी होती है 1070 मीटर। कमलनाथ की कितनी होती है 1001 मीटर। रघुनाथगढ़ की कितनी होती है 1055। तो इसमें सबसे कम किसकी दे रखी है, सबसे कम कमलनाथ की। यहाँ आपको आरोही क्रम में बताना है, सबसे कम सॉरी कमलनाथ की नहीं है 1017। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है सबसे पहले हाँ कमलनाथ की दे रखी 1001। सबसे पहले आरोही क्रम में बताना तो सबसे पहले सी आएगा 1001, उसके बाद 1017 ऋषिकेश यानी कि बी, इसके बाद 1055 रघुनाथगढ़ यानी कि डी, इसके बाद धोनिया डूंगर 1183 ए। सी बी डी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जब आपको ऊंचाई नहीं पता होगी तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा और पंजाब राज्य स्थित है, ये बात सही है। राजस्थान इटली नॉर्वे इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है, ये भी सही है। राजस्थान में 69.5 डिग्री से 78 डिग्री 17 पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है, ये गलत है। पूर्व देशांतर होता तब ये सही होता, इसका मतलब सी तो हो गया कथन गलत। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, ये भी सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, बूंदी। तो बूंदी जिले से नहीं गुजरती है 80 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2001 से लेकर 2011 की जनगणना के दौरान राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व इसमें कितना परिवर्तन आया, तो आपको पता होना चाहिए 2001 में जनसंख्या घनत्व कितना था 165, और 2011 में कितना था 2011 में आपका 200 था, यानी कि बढ़ोतरी हुई है, इसका मतलब प्लस का चिन्ह आएगा। और कितने की हुई है, वो आपका अंतर आया 35 का, तो प्लस 35 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के पेपर एनालिसिस मिलते हैं, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। राजस्थान में दिसंबर 2024 में सड़क घनत्व कितना था, तो दिसंबर 2024 में सड़क घनत्व राजस्थान में कितना था, आपका राइट आंसर हो जाएगा 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्लें नहीं है, तो चोकला, सोनाड़ी, मगरा, खेरी, पूगल और नाली, ये आपके 6 जो नस्लें हैं ये तो भेड़ की नस्ल है, लेकिन जमुनापुरी और मालवी है ये आपकी भेड़ की नस्ल नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सीमेंट प्लांट और जिला दे रखा है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। श्री राम सीमेंट की बात करें कोटा सही है, एसीसी सीमेंट हो जाएगी बूंदी में, आदित्य सीमेंट हो जाएगी चित्तौड़गढ़ में, जेके लक्ष्मी सीमेंट हो जाएगी सिरोही में। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज और खनन क्षेत्र में कौन सा सुमिलित नहीं है। अब आगूचा गुलापुरा ये आपका PUI से ये क्वेश्चन आया, बहुत बार पूछा गया। आगूचा गुलापुरा सीसा जस्ता सही है, खोद दरीबा तांबा सही है, काला खूंटा मैंगनीज भी सही है, लेकिन जो नाता के नहरी लो एश के ये गलत है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एजुकेशन साइकोलॉजी से क्वेश्चन बना है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। तो इसमें जो आपकी संज्ञानात्मक विशेषता से संबंधित है कौन सी है, परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक, तार्किकता, काल्पनिक दर्शक, व्यक्तिगत कथा, ये तीनों तो है, लेकिन जो वस्तु स्थायित्व है ये आपके नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए ब स करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो लड़कों में किशोरावस्था लड़कियों की तुलना में 1 या 2 वर्ष पहले शुरू हो सकती है, ये कथन आपका गलत है। फिर देख रखा किशोरावस्था में सौर यंत्र का आकार लड़कों और लड़कियों में समान होता है, ये सही है। किशोरावस्था में सेबेसियस ग्रंथि का स्त्राव बढ़ जाता है, ये भी सही है। लड़के और लड़कियां किशोरावस्था में प्रजनन परिपक्वता तक पहुंच जाते हैं, ये कथन सही नहीं है। तो इसमें आपका सही कौन सा नहीं है, इसमें जो करेक्ट आंसर है सॉरी इसमें आपका पहला और दूसरा सही नहीं है, तीसरा और चौथा है वो आपका सही है। यानी कि जो मैंने दूसरा दे रखा ना किशोरावस्था में सौर यंत्र का आकार लड़कों और लड़कियों में समान होता है, ये आपका गलत है, क्योंकि सौर यंत्र आप देखोगे लड़कों का अलग होता है, लड़कियों का अलग होता है। सीबीसीएस ग्रंथि का स्त्राव बढ़ जाता है, ये सही है, और प्रजनन परिपक्वता तक किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं, ये भी सही है। पहला और दूसरा है ये गलत है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 के अनुसार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन निम्नलिखित में से मिलकर हुआ है। तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का जो गठन है 1 अध्यक्ष और 14 सदस्यों से हुआ है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट व अकादमिक कार्य का पर्यवेक्षण करना और शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य किसका है? ये कार्य राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान का है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिया ने एक दुर्घटना में अपने पैर खो दिए। अब वो भारतीय राइफल शूटर अवनी लेखरा के व्यवहार की नकल करने की कोशिश कर रही है। जो पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक विजेता है, जिया ने किस प्रकार की समायोजन युक्ति अपनाई है? तो इसमें आपका हो जाएगा तादात्म्यीकरण समायोजन युक्ति है वो अपनाई है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रबंधन के आधारभूत कार्य को उनके अर्थ के साथ सुमिलित करना है। सुमिलित करना है तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, जैसे कि सबसे पहले नियोजन है, इसमें हो जाएगा किए जाने वाले कार्यों की व्यापक रूपरेखा बनाना। निर्देशन में हो जाएगा विशिष्ट आदेश और निर्देश जारी करना। समन्वयन में हो जाएगा कार्य के विभिन्न भागों को अंतर संबंधित करना। और संगठन में हो जाएगा प्राधिकरण की औपचारिक संरचना स्थापित करना। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला करेक्ट आंसर यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी का मन थका हुआ हो तो सीखने का वातावरण उपयुक्त होते हुए भी वो सीख नहीं पाता। ये कथन थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए किस गौण नियम को संदर्भित करता है? तो ये आपके साहचर्य परिवर्तन का नियम को संदर्भित करता है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षावाणी कार्यक्रम हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षावाणी कार्यक्रम हेतु शिक्षण सामग्री का जो निर्माण किया जाता है वो आपका SCERT के नेतृत्व में डाइट व अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षकों ने विद्यालय सुधार के लिए प्रधानाचार्य को सुझाव दिए हैं। वो उनके विचारों को सुनता है और उनका अध्ययन करके उसके अनुसार अंतिम निर्णय लेता है। इस प्रकार की नेतृत्व शैली क्या कहलाती है? ये जनतंत्रीय शैली कहलाती है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के निम्नलिखित अध्यायों को उनके नामों से सुमिलित कीजिए। अध्याय के नाम और अध्याय की क्रम संख्या दे रखी है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले इसमें जो आपका दे रखा है विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व, विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व में आपका आ जाएगा अध्याय कौन सा हो जाएगा? अध्याय चौथा हो जाएगा। फिर दे रखा है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य, इसमें हो जाएगा अध्याय तीसरा। बालकों के अधिकार का संरक्षण, इसमें हो जाएगा अध्याय छठा। इसके बाद दे रखा प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना, इसमें हो जाएगा आपका अध्याय पांचवा। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा तीसरा, दूसरा, पांचवा, चौथा। तीसरा, दूसरा, पांचवा, चौथा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के पेपर जो कि ग्रुप ए में आयोजित हुआ जीके जो कॉमन पेपर है, फर्स्ट पेपर है, जिसमें 75 प्रश्न पूछे गए। 75 के 75 प्रश्नों के आंसर की के बारे में इस वीडियो में चर्चा की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी और इसी तरह आपको ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के पेपर एनालिसिस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। और भी बाकी भर्तियाँ होती है जो RPSC की हो या अधीनस्थ बोर्ड की हो, उनके पेपर एनालिसिस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाए जाते हैं। फिर चाहे भर्ती में आपके 90 स्टूडेंट की क्यों ना हो, चाहे वो भर्ती आपके 25 लाख स्टूडेंट की भी क्यों ना हो, हर भर्ती के पेपर एनालिसिस करवाए जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड ने अभी इसी मंथ में NHM के 19 एग्जाम आयोजित करवाए हैं। तो कुछ एग्जाम ऐसे भी थे जिसमें मात्र 90 कैंडिडेट ने परीक्षा दी, तो कुछ एग्जाम में 64 कैंडिडेट ने परीक्षा दी, तो उनके भी पेपर एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाए गए थे जीके पेपर के बारे में, जिससे कि कुछ स्टूडेंट को PYQ है वो मिल नहीं पाते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये यूट्यूब चैनल पर आपको PYQ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और पेपर की PDF के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।